हमारा हरियाणा। नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं तान्या चौधरी लेकर हाजिर हूं मारा हरियाणा। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज होगा जीवन कुंडू का अंतिम संस्कार। बता दें कि गांव किनाल में यह अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कमेटी की सभी मांगे मान ली है। तो हांसी में दर्ज मुकदमे वापस लेने के ऊपर भी सहमति बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि पुलिस ने जब्त ट्रैक्टर वाहन भी लौटेंगे। तो परिजन की नौकरी और उचित मुआवजा देने का भी बड़ा फैसला कर दिया गया है। बता दें कि 14 दिन से हिसार ये आंदोलन चल रहा था, जो आज खत्म होगा और 4 अगस्त को जीवन कुंडू की हत्या हुई थी। जो कल रात सीएम साहब ने इनको बुलाया था चंडीगढ़, तो इनकी मीटिंग मैं समझता हूँ वो सफल हुई है। और जो कमेटी की मांग थी, जो एक तो हमारे जो नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे, वो मुकदमे जो है सब वापस लिए जाएंगे। उनकी जमानत भी हो गई है। और इस परिवार को जो कंपनसेशन की बात थी, वो भी सरकार ने मानी है। और जो मेन आरोपी है, मेन एक्यूज जो है दोषी, उसका सीएम साहब ने यह आश्वासन दिया कि भाई दोषियों को हम किसी भी सूरत में छोड़ने नहीं गए। जिस प्रकार क्रमकेश भाई ने मुझे बताया, कमेटी के सदस्य ने, कि मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पे आज ये धरना खत्म कर दिया गया है। हमारे भाई जीवन कुंडू का जो है अंतिम संस्कार गांव की नाला में किया जाएगा 10 बजे। देखिए, अच्छा है जो कमेटी का और चीफ मिनिस्टर के बीच में जो भी समझौता हुआ है, कमेटी के लोगों ने बड़ा सोच विचार करके ही उसको स्वीकार किया होगा। और हम तो बहुत पहले चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी अगर यही बात जिस दिन जीवन कुंडू का कत्ल किया, उसी वक्त अगर ये निर्णय ले लेते तो और बेहतर होता। रात जो कमेटी ने फैसला किया है, उस फैसले के साथ कमेटी के हम साथ है। हमारे साथी भी रिहा हो जाएंगे थोड़ी देर में। उनको यहाँ से जमानत मिल गई है। तो उन साथियों का भी लिए हमने कहा था कि उन्हें बड़ी कुर्बानियां दी साथियों ने, चाहे सुरेश कोत हो, चाहे शमशेर नंबरदार हो, चाहे रणवीर मलिक साहब हो, चाहे हमारा सुमित दलाल हो। तो मैं 2 से 2 किसान हमारे साथ वहाँ गए हैं, तो उनके साथ हैं। आगे भी हम न्याय की लड़ाई अनुशासन में और सही मुद्दों पर हम लड़ते रहेंगे। तो उन्होंने हमारी जो मीटिंग यहाँ हुई, उन्होंने भी इस बात पे सहमति जताई कि आपने जो सरकार के साथ सहमति जताई वो ठीक है, इसको मान लिया जाए। क्योंकि एक लंबा समय निकल गया था संस्कार करने में, उसमें बड़ी दिक्कतें आ रही थी और ऐसा समाज में हुआ भी नहीं कभी। उसको देखते हुए सारी चीज़ों को सरकार ने मान लिया कि उनने ये सरकार की तरफ से भी, मुख्यमंत्री जी ने भी ये मानना है कि बड़ा गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इतने लंबे समय तक घर में अगर किसी डेड बॉडी पड़ी हो तो बड़ा दुखदायी होता है। इस पर दुख प्रकट करते हुए ये सारी चीज़ों को मानना है। और 10 बजे गांव किनाला में हल्का उकलाना किनाला पाबड़ा जिला हिसार में 10 बजे जीवन भाई का अंतिम संस्कार पूरे परिवार के साथ वहाँ किया जाएगा। इसी खबर पर तमाम बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी परवीन कुमार हिसार से, जो कि हमारे साथ बातचीत करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके का हाल वहां है और जो जीवन कुंडू हत्याकांड का पूरा ये मामला है अब कहीं ना कहीं शांत होता नजर आ रहा है। क्योंकि प्रवीण देखिए, सीधे तौर पर काफी लंबा समय 14 दिन के बाद अब ये बड़ा फैसला आया है जिसके ऊपर सहमति बनी है, और उसके बाद अब का क्या अपडेट? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो किनाला में आज जीवन कुंडू का आज अंतिम संस्कार हो गया, क्योंकि लगातार डेड बॉडी अग्रवाल मेडिकल में रखी हुई थी और वहां से आज उनके परिजनों ने डेड बॉडी को रिसीव किया है और वहां किनाला गांव में वहां लेकर गए हैं। इसमें तमाम जो खाप पंचायतों के और जो किसान नेता और तमाम जो 5 पंचग्रामी लोग यहाँ आज पहुंचे। तो आज जीवन कुंडू का आज अंतिम संस्कार हुआ। यही बताना चाहूंगा, इस मामले में जो आरोपी 215 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किए थे, जिसमें 10 लोगों को कल ही रिहा कर दिया गया था। तो ऐसे में अब उनके मुकदमे भी खारिज होंगे और जो 5 सदस्यीय कमेटी सीएम से मिली थी, वो मुख्यमंत्री ने सभी मांगे मान ली है। जी,
जी प्रवीण, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं बड़ा अपडेट है क्योंकि जीवन कुंडू हत्याकांड मामले में अब सीधे तौर पर बड़ा एक्शन लिया गया है क्योंकि तमाम मांगों पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि 4 अगस्त को जीवन कुंडू की जो है हत्या कर दी जाती है, मर्डर कर दिया जाता है, जिसके बाद तमाम ये विषय चर्चा में आ जाता है। हालांकि अब सीएम सैनी की तरफ से कमेटी की सभी मांगे मानी गई हैं। कमेटी का गठन किया गया था जिसकी तरफ से तमाम मांगे रखी गई थी और इसी के तहत अब बड़ा अपडेट क्योंकि हांसी में दर्ज मुकदमे वापस लेने के ऊपर भी अब सहमति बनती हुई नजर आ रही है। वहीं सीएम सैनी से मिला एचएसजीएमसी का डेलीगेशन। अंबाला में हुई झड़प के बाद सीएम से मुलाकात की है। सिख समुदायों की जो मांगे हैं उसको लेकर भी बातचीत की गई है। तो एचएसजीएमसी ने पंजोखरा साहिब मामले में अपना पक्ष रख दिया है। गिरफ्तार किए हुए युवक की रिहाई की भी मांग लगातार की जा रही है। तो सीधे तौर पर जिनको हिरासत में लिया गया था उनकी रिहाई की मांग पर अड़े हैं। सिख समुदाय की मांगों को लेकर भी बातचीत चल रही है। वहीं दूसरी ओर बड़ा अपडेट है क्योंकि अंबाला में जो हिंसा देखने को मिली थी, जो झड़प देखने को मिली थी, उसके बाद अब ये मुलाकात बेहद खास क्योंकि सीएम सैनी खुद उनसे एचएसजीएमसी का जो डेलीगेशन है, जो वफद है, वो मिलता हुआ नजर आया। अंबाला में जो तमाम हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, जिस प्रकार से तमाम जो टकराव देखने को मिल रहा था, उसके बाद कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन क्योंकि अब अंबाला में इस झड़प के बाद सीएम से मुलाकात हुई है। डेलीगेशन एचएसजीएमसी के जो है उनसे मुलाकात करते हैं और सीधे तौर पर अपनी मांगे, अपनी शर्तें उनके आगे रखते हैं। सिख समुदाय की मांगों को लेकर बड़ी बातचीत हुई और बातचीत में तमाम मुद्दे रखे जाएंगे सिख समुदाय से संबंधित, जिसके तहत बातचीत की जाएगी और एचएसजीएमसी ने जो अपना है पक्ष भी पंजोखरा मामले में रख दिया है। वहीं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ अब थाने में शिकायत। पूर्व मंत्री संपत सिंह ने केस दर्ज करने की मांग की है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता के विशेष जाति वाले बयान पर घमासान जारी है। संपत सिंह ने हिसार एसपी को उनके खिलाफ शिकायत की भी जो है जानकारी दी है। तो सीधे तौर पर पूर्व मंत्री संपत सिंह ने मामले को लेकर कहा है कि 11 अगस्त को जाट समुदाय को अपमानित किया गया है। अर्चना गुप्ता ने जाट समुदाय को बदनाम करने वाले बयान दिए हैं। उनकी टिप्पणी का उद्देश्य सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना था। तो सीधे तौर पर जाट और गैर जाट समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने की मंशा से जो ये डॉक्टर अर्चना गुप्ता है उनकी तरफ से बयान दिए गए थे। तो सीधे तौर पर अब घमासान जारी है। विशेष जाति वाले बयान के ऊपर अब कहीं ना कहीं अर्चना गुप्ता को हर कोई घेरता नजर आ रहा है। तो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के एक विवादित बयान के बाद कहीं ना कहीं अब और घमासान जारी है। उनकी टिप्पणी के ऊपर उद्देश्य को लेकर भी बातचीत की जाए कि उद्देश्य सामाजिक बिल्कुल नहीं था और सीधे तौर पर जाट और गैर जाट समुदायों के बीच जो दुश्मनी पैदा करने का भाव इसके पीछे छुपा था। तो सीधे तौर पर पूर्व मंत्री संपत सिंह की तरफ से तमाम बयानबाजी की गई है। संपत सिंह ने कहा है कि उनकी तरफ से जो एसपी है हिसार के, उनके खिलाफ जो है शिकायत भी दी गई है। तो सीधे तौर पर अब ये जो पूरा तमाम मामला है और तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इस बयान के बाद अब जो और बयानबाजी है, घमासान है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संजय भाटिया की। संजय भाटिया को बड़ी जिम्मेवारी मिली है। तो नितिन नवीन की टीम में संजय भाटिया शामिल हुए हैं। मनोहर लाल ने अलग अंदाज में कार्यशैली की तारीफ की है। तो सीधे तौर पर संजय भाटिया को जनता कहा कि जानता तो हूं, कहीं देखा है उनको। संजय भाटिया ने बहुत नीचे से शुरू काम किया है, इस चीज का जिक्र करते हुए भी नजर आया। उनकी कार्यशैली राष्ट्रीय नेतृत्व को पसंद आई है। मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ये तमाम बयान दिए गए हैं। बड़े ही अलग अंदाज से उनकी कार्यशैली, उनके काम करने के तरीके की सराहना की गई और सीधे तौर पर बताया कि बिल्कुल जो है जीरो से उठते हुए उनको देखा है। संजय भाटिया को जानता हूं लेकिन कहीं देखा है उनको, इस चीज का जो है इस्तेमाल करते हुए उनकी तरफ से तमाम बातचीत रखी गई है। संजय भाटिया ने बहुत नीचे से काम शुरू किया है। इसी के साथ बड़ी जो जिम्मेवारी है वो दी गई है। नितिन नवीन की टीम में अब संजय भाटिया को शामिल किया गया। जो जानता तो हूँ मैं, कहीं देखा तो है उनको। देखिए, बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने और अपनी टीम घोषित की है। आज ही हमने पढ़ी है। अपेक्षा तो ये थी कि कभी भी लिस्ट आ सकती है, तो आज ये सूची आई है और उसमें मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि
हम दोनों ही, क्योंकि यहाँ सांसद हैं, भले ये राज्यसभा से मैं लोकसभा से हूँ, दोनों मिल करके इस लोकसभा में हम काम कर रहे हैं और इनको राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व जो मिला है, इसमें इससे बड़ी और खुशी की बात मिले तो क्या हो सकती है। हर एक कार्यकर्ता के काम करने की एक शैली होती है। संजय जी को हम आज से नहीं, आप सब लोग मैं भी वर्षों से जानते हैं और बहुत नीचे से इन्होंने काम शुरू किया है और उसमें काम करने की इनकी जो एक कार्यशैली है वो सबको ही पसंद है। न केवल हमको पसंद है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को भी पसंद आई है, तभी उसमें से ही परिणाम निकला है और इनके काम करने के तरीके से परिणाम जो है वो बहुत सुखद आते हैं। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भिवानी की। भिवानी के भीम स्टेडियम की बदहाली पर अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। दिग्विजय चौटाला ने खिलाड़ियों से संवाद किया है, बातचीत की है, तो स्टेडियम की सुविधाओं को लेकर भी जायजा लिया है। खेल सुविधाओं की कमी पर सरकार को घेरते हुए भी नजर आए दिग्विजय चौटाला। तो सीधे तौर पर 15 अगस्त की तैयारी में ट्रैक उखड़ने का आरोप भी लगाया है। तो खिलाड़ियों की बुनियादी सुविधाओं न मिलने का भी दावा किया है। बेहतर मैदान और परीक्षण सुविधा देने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री से खिलाड़ियों की समस्याएं सुलझाने के लिए अपील भी की है। भिवानी के खेल प्रतिभाओं का प्रमुख केंद्र बताया है। तो सीधे तौर पर जो बातचीत करते हुए खिलाड़ियों से नजर आए दिग्विजय चौटाला और जाना कि किस तरीके की जो दिक्कतें परेशानियां हैं ये खिलाड़ी जो हैं वो फेस कर रहे हैं। तो बेहतर मैदान और परीक्षण सुविधाओं देने की मांग उनकी तरफ से की गई है और इसी पूरे मुद्दे को लेकर सीएम से भी बात करने की जिक्र करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री से खिलाड़ियों की समस्याएं सुलझाने की अपील भी रखेंगे दिग्विजय चौटाला। तो सीधे तौर पर इस स्टेडियम का दौरा करने पहुंचे जहां पर बदहाली के ऊपर सवाल खड़े किए। भिवानी के ऐतिहासिक भीम स्टेडियम के भव्य प्रांगण में आया हूं। एक जमाने में जिसने ऐसे खिलाड़ियों को इस देश को समर्पित किया जिन्होंने इस देश के तिरंगे को शान से ऊंचा करने का काम किया। 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर के सरकार ने इस पूरे के पूरे स्टेडियम को उजाड़ करके छोड़ दिया। जेसीबी से पूरा जो ट्रैक है उसको उखाड़ करके सिर्फ और सिर्फ जो है ये दलदल छोड़ा है खिलाड़ियों के लिए। कल यहाँ से स्कूली का कंपटीशन होना है और ऐसे अहम समय पर जब कॉमनवेल्थ की हम परिकल्पना कर रहे हैं गुजरात में अगली बार, और इस बार जो सबसे ज्यादा मेडल आए हैं वो भिवानी से आए हैं। बेसिक बुनियादी फैसिलिटीज में हरियाणा पिछड़ रहा है। हम कैसे मेडल की आगे, कैसे स्पोर्ट्स फैक्ट्री को आगे बढ़ाने की उम्मीद कर सकते हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। गर्ल्स हॉस्टल आवंटन पर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। मेरिट और दूरी की अनदेखी का आरोप लगाया है और दूर दराज की छात्राओं को सीट नहीं मिलने का दावा किया गया है। एससी, एसटी और दिव्यांग कोटे पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अलॉटमेंट लिस्ट सार्वजनिक न करने पर भी नाराजगी जताई गई है। तो सीधे तौर पर 3 अगस्त जो है इसके बाद दाखिल छात्राओं के लिए पोर्टल खोलने की मांग की जा रही है। हॉस्टल आवंटन की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। इसी के साथ चीफ वार्डन ने छात्रों को आरोप जो लगाए गए थे छात्रों की तरफ से उनको भी खारिज कर दिया। पर सीधे तौर पर जो ये विद्यार्थी हैं आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, जो छात्र हैं उनकी तरफ से तमाम प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। हॉस्टल आवंटन की जो निष्पक्ष जांच की मांग की है कि आखिर किस बेसिस पर हॉस्टल दिए हैं उसको लेकर भी बातचीत की जा रही है। गर्ल्स हॉस्टल आवंटन पर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। चीफ वार्डन की तरफ से भी जो है तमाम आरोप जो लगाए गए हैं उनके ऊपर उनको भी खारिज कर दिया गया है। तो कुरुक्षेत्र से तमाम तस्वीरें जहां सामने आ रही है, छात्रों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले तो जो इन्होंने मेरिट लिस्ट हॉस्टल की बनाई उसको किलोमीटर हिसाब से न बना के इन्होंने मेरिट के आधार पर बनाया। 25-25 किलोमीटर वालों को तो हॉस्टल इन्होंने अलॉट कर दिया। 250-300 किलोमीटर से जो लड़कियां आ रही हैं उनको अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुई है। ज्ञापन भी देंगे और हम आज जवाबदेही अपनी तय करवा के जाएंगे। इन लोगों को अल्टीमेटम देंगे, अगर आप इतने दिन के अंदर ये काम नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद हम अपनी लेवल के ऊपर जो है सारे छात्र संगठन दोबारा से इकट्ठा होकर दोबारा से बड़े स्तर पर हम कुछ प्रोटेस्ट या फिर धरना प्रदर्शन अपने जिस तरीके की भी रूपरेखा रहेगी हम उसको लागू करेंगे। अपना पहली जो डिमांड है वो IIHS के अंदर जिस तरीके से लिस्ट बनाई गई हॉस्टल अलॉटमेंट की वो एकेडमिक मेरिट बेस के ऊपर बना दी गई। हालांकि वो मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्टेंस बेस बनाई जानी थी।
तो इसके अंदर जब सभी छात्र संगठनों ने मैडम के सामने डिमांड रखी कि एकेडमिक बेसिस नहीं डिस्टेंस बेसिस इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी। अब जो कोई छात्र कैथल चीका का है जिसके नंबर 95% है उसको तो हॉस्टल मिल गया, और जो छात्र महेंद्रगढ़ रेवाड़ी का है जिसके नंबर 92% है वो हॉस्टल से वंचित रह गया। अब आप ये तय करिए कि हॉस्टल की ज्यादा जरूरत रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा वाले स्टूडेंट्स को थी या यहाँ पर चीका में बैठे स्टूडेंट्स की थी। तो 3577 बच्चा आज तक हमारे पास आ चुका है। 175 बच्चा ऑलरेडी पहले पीएचडी का है, 40 बच्चा इंटरनेशनल है। और हमारे पास अब ये कहते हैं पोर्टल इसलिए बंद है कि बच्चों को जो +2 के बाद का बच्चा है, हम चाहते हैं कि जहाँ भी हमें कॉमन रूम मिल रहा है, जो भी स्पेस मिल रहा है, उनमें बच्चों को डाल रहे हैं। तो ये बच्चे सीनियर बच्चे हैं जो है हमारे पास। हम चाहते हैं कि सीनियर थोड़ा वो करे, जूनियर जो बच्चा महेंद्रगढ़ से, जम्मू कश्मीर से, उड़ीसा से, राजस्थान से, जो गुजरात तक का बच्चा आ रहा है, तो हम उन बच्चों को अकोमोडेट कर रहे हैं, मेनली जो दूर से बच्चा है। वहीं कुरुक्षेत्र में हथियारबंद लूट का बड़ा खुलासा हुआ है। सेक्टर 7 लूट मामले में अब 3 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस हिरासत में राजीव, प्रिंस और शिव कुमार हैं। आरोपियों से लूटे गए जेवरात और नकदी भी बरामद कर ली है। बता दें कि प्रिंस से 4.5 लाख नकद और जेवरात बरामद हुए हैं। वहीं शिव कुमार की अगर बात करें तो उससे 1 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। कुल 15 लाख नकद, जेवरात और 28 रौंद बरामद हुए। तो पुलिस ने कब्जे में वारदात में इस्तेमाल की गाड़ी को भी ले लिया है। तो बड़ी सफलता कह सकते हैं कुरुक्षेत्र पुलिस को, क्योंकि कुरुक्षेत्र में ये बड़े हथियारबंद जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। सेक्टर 7 लूट मामला था जो बहुचर्चित मामला, उसमें अब ये 3 बड़े नाम राजीव, प्रिंस और शिव कुमार जिनको अब गिरफ्तार किया गया है। सेक्टर 7 में 4-5 लड़कों ने अंदर एक एडवोकेट के घर पे अंदर घुस के लूट की वारदात को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तो उसी कड़ी की जो है इन्वेस्टिगेशन माननीय पुलिस अधीक्षक द्वारा शाही 1 को सौंपी गई थी। तो हमने उसमें स्टार्टिंग में 4 आरोपी कमल, साहिल, प्रिंस और अंश जैन जो है ये हमने गिरफ्तार किए थे। इनको गिरफ्तार करके माननीय अदालत में पेश करके जो है इनका 9 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया था। और पुलिस रिमांड के दौरान जो है हमने 3 आरोपियों को और इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन में काबू किया है, जिनके नाम राजीव और एक इसमें जो मेन एक्यूज है कमल, उसका भाई प्रिंस, और एक शिव कुमार उर्फ सिब्बा जो ये गन्नौर का रहने वाला है। आगे बात करेंगे सोनीपत की, जहां स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। इंस्टाग्राम पर रुतबा दिखाने के चक्कर में इन युवकों को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि तेज रफ्तार गाड़ियों को शहर में काफिला निकाला था। कार का पुलिस जैसे लाल बत्ती और सायरन लगाया हुआ था। चलती गाड़ियों से बाहर निकलकर स्टंट करते हुए ये युवक जो है वो नजर आए। तो कई गाड़ियों पर नंबर प्लेट तक नहीं मिले। पुलिस ने करीब 6 गाड़ियां इंपाउंड करवाई है और 6 चालकों समेत 2 अन्य युवकों को गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया है। तो सिविल लाइन थाने में केस दर्ज करके पूरी जांच शुरू की जा रही है। तमाम जो फुकराबाजी, स्टंटबाजी करते हुए ये नौजवान नजर आए। काफिला गाड़ियों का निकाला था, जिनमें से ये जो कुछ गाड़ियां थी बिना नंबर प्लेट की थी, बिना डॉक्यूमेंट्स की थी, जिसके बाद अब ये गाड़ियों को चलाने वाले 6 ड्राइवर जो थे, यानी कि 6 चालक, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। कई नंबर प्लेट्स नहीं थी। अब इसको लेकर भी बड़ा एक्शन नजर आ रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर रुतबा दिखाने और स्टंटबाजी की तमाम तस्वीरें इनकी तरफ से शेयर की गई। कल व्हाट्सएप के माध्यम से हमें एक वीडियो प्राप्त हुई थी और उस वीडियो में दिखा कि भाई 6-7 गाड़ियां हैं जो काफ़ी रैश ड्राइविंग कर रही थी रोड के ऊपर। झंडा लगा रखा था गाड़ी के आगे और अपना बैकन लाइट लगाई हुई थी, जिसमें हमने 6 गाड़ियां पकड़ी हैं और उसमें 6 जो ड्राइवर थे वो उनके साथ 2-3 और साथी हैं उनको हमने पकड़ा है और उनसे पूछताछ अभी जारी है। 8 लोग ये सारे यहीं सोनीपत के हैं। ये बता रहे हैं कि सेक्टर 14 में कोई दुकान है, उससे उन्होंने वहीं मारा हरियाणा के बाद बात करेंगे अपना हिमाचल की। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का बड़ा बयान देखने को मिल रहा है। बिंदल का राज्य सरकार पर तीखा हमला देखने को मिला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं। सरकार ने नौकरियां देने का अपना वादा पूरा नहीं किया।
सीएम सुक्खू के पेपर लीक के बयान पर भी पलटवार करते हुए नजर आए तो कहा कि पेपर ही नहीं करवाए गए तो लीक कहां होंगे। इस चीज के ऊपर भी घेरते हुए बिंदल नजर आए तो प्रदेश सरकार में जनता पर टैक्स का बोझ लाता है, पेट्रोल डीजल पर वैट और सेस लगाकर दाम बढ़ाए हैं तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उसको सफर जरूर करना पड़ रहा है। तो बिंदल का राज्य सरकार पर तीखा हमला देखने को मिला, 2 जगह घेरते हुए नजर आए। तो पेपर लीक मामले में कहा कि पेपर ही नहीं हुए तो लीक कहां से होंगे, और वहीं दूसरी ओर अब जो पूरा तमाम जो पेट्रोल प्राइसेस में जो बदलाव किए गए थे उसके ऊपर भी घेरते हुए नजर आए। आज हिमाचल प्रदेश के आम आदमी की जुबान के ऊपर है, आपने रोजगार नहीं दिया, नौकरियां नहीं दी, नौकरियां कम कर दी, स्थान 1 लाख पद रिक्त पड़े हैं, 1 लाख पद, और आप धनाधन आम आदमी गरीब आदमी के ऊपर, सामान्य व्यक्ति के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ा। पेपर हुए ही नहीं तो लीक कहां से होंगे। 3-3, 4-4 साल से विद्यार्थी लाइब्रेरियों में बैठे हुए पेपरों की तैयारी कर रहे हैं और पेपर ही नहीं हो रहे हैं, लीक कहां से होगा। अब बैकडोर एंट्रियां कर रहे हैं। हमारे एक मंत्री जी हैं, उन्होंने तो मीडिया के सामने स्टेटमेंट दी कि मैंने 700 लोग भर्ती कर लिए हैं। अब वो 700 लोग में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका कोई इंटरव्यू हुआ, रिटर्न हुआ, कोई एग्जाम हुआ। तो ऐसे कितने लोग और कहां कहां से लगाए जा रहे हैं। पेपर होगा तो लीक होगा ना, जब पेपर ही नहीं लिया है तो उनका टेस्ट कहां होगा। चलिए आगे बात करते हैं चंबा की, जहां के बलोट में बादल फटने से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। तेज सैलाब में ये पूरा लोहे का पुल बहता हुआ नजर आया तो पैदल रास्ता भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। मंदिर जा रहे 40 से 50 श्रद्धालु रास्ते में फंसे हैं तो स्थानीय लोगों ने अस्थायी पुल बनाकर बचाव कार्य शुरू किया है। किसी जानी माली नुकसान की अगर बात करें तो ऐसी कोई सूचना अब तक नहीं आई है। हालांकि मां भगवती खुंडे वाली मंदिर जा रहे थे ये श्रद्धालु, 40 से 50 श्रद्धालु हैं जो फंस गए हैं। बता दें कि प्रशासन से पुल और रास्ता जल्द बहाल करने की मांग कर रहे हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता भी जताई जा रही है। तो सीधे तौर पर बड़ी तबाही के बाद कहीं ना कहीं ये लोग वहां फंसते हुए नजर आए। तमाम तस्वीरें चंबा से। चलिए चंबा के बाद बात करते हैं भरमौर की, जहां पर बादल फटने से अफरा तफरी मच गई है। उफानते पलानी नाले में बारात फंस गई। दूल्हे की पीठ पर उठाकर जो ये नाला है वो पार करवाया गया। सुरेश के साहस का अब वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है तो जान जोखिम में डालकर दूल्हे को सुरक्षित बाहर पहुंचाया गया। रात के अंधेरे में उफान का ये वीडियो कैमरे में कैद हो गया तो स्थायी पुल ना होने की वजह से ग्रामीणों में बड़ी परेशानी देखने को मिली। तो बरसात के चलते पलानी नाला उफान पर नजर आया और इसी नाले को पार करना बेहद खतरनाक साबित हुआ। जिला चंबा के विधानसभा क्षेत्र भरमौर की ग्राम पंचायत बडग्राम में एक पनाली नाला है। पनाली नाला में मूसलाधार बारिश होने के कारण नाला जो उफान पर आ गया और नाले ने बेकरार रूप धारण कर लिया। उस समय वहां पर एक बारात गुजर रही थी जिस कारण बाराती और दूल्हा जो वहां पे फंस गया और वहां पे उस वक्त एक लड़का था सुरेश कुमार, उसने अदम्य साहस दिखाते हुए दूल्हे को अपने कंधों पर उठाया और उसे दूसरी तरफ पहुंचाया क्योंकि बारात लेट हो रही थी और उन्होंने समय पर पहुंचना था। सुरेश कुमार के इस अदम्य साहस की सभी और प्रशंसा हो रही है। इस नाले के कारण वहाँ इस क्षेत्र के लोगों की इस समस्या को भी उजागर कर दिया है। लोगों की मांग है कि यहाँ पर पुल की शीघ्र बनाया जाए और पुल की समस्या बहुत पुरानी है। प्रशासन से मांग की है कि इस यहाँ पर पुल को शीघ्र बनाया जाए ताकि बरसात के दिनों में लोगों को इस प्रकार की समस्या ना आए। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे पीठ पर उठाकर सुरेश कुमार ने दूल्हे को पार कराया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। धन्यवाद।